पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन के आधार पर मेरे से जो हो सकता है मैं करता हूँ, और मैं एक विश्वास रखता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो आप जिसकी चर्चा करते हैं वो सत्ता कारण है, पावर पॉलिटिक्स है। द ट्रू मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स इज समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में गरीबों की सेवा करना, नए रोजगार निर्माण करना, देश और समाज के लिए काम करना, एक्चुअली दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। अब ये टाइम आ गया है कि वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और आप जैसे लोग अगर प्रयास करेंगे और जनता ये तय करेगी कि कौन व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर जनता के लिए और देश के लिए ईमानदारी से काम करेगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे, तो पॉलिटिक्स में क्वालिटेटिव चेंज होगा और वो देश के लोकतंत्र के लिए और देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। पर जाति की पॉलिटिक्स तो अभी भी हो रही है, और वो उनका कहना है कि पॉलिटिक्स में जाति, जैसे उसके जाति की संख्या गिनना, वो सब क्यों नहीं गलत है? देखिए, बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो अभी कौन फॉरवर्ड है ये कंपटीशन नहीं है। एवरीवन वांट टू प्रूव दैट ही इज बैकवर्ड, और बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है, और गुणवत्ता के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। अब कोई आदमी, मैंने जैसे आप है, आपके कम्युनिटी के मैक्सिमम लोग ट्रेड और बिजनेस में बहुत होशियार हैं, दुबई में, हांगकांग में, मलेशिया में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब आप अच्छे एंकर बने, तो आपके एंकर बनने का आपकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से क्या संबंध है? आपके पास वो क्वालिटी थी, आप बन गए। कोई एक्टर बनता है तो कहीं ना कहीं कोई लेखक, उसकी जात कौन सी है इसके आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होता। वो क्या लिखता है, उसके शब्दों में कितनी जान है, ताकत है, इसके ऊपर होता है। कभी ना कभी कोई क्रिकेटर है तो वो क्रिकेटर कौन से स्टेट से आया है और कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कभी नहीं होता। अभी मेरे दो अच्छे मित्र हैं, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर, और मैं क्रिकेट खेलता था, दोनों भी आइकॉनिक ये प्लेयर हैं। तो मैं जब दोनों मेरे घर पर आए तो मेरे मन में एक था कि क्रिकेट में ताकत चाहिए। अब आपको कितना याद है, मैं उस समय क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। उस समय वेस्ट इंडीज की टीम में लॉयड, सोबर्स, कनाय, रिचर्ड, ग्रीनिज, वो अलग टाइप के प्लेयर थे। तो मुझे वो था कि वो 6 फुट ऊंचा ऐसा, तो क्रिकेटर, बॉलर और बैट्समैन जो मजबूत है वही है। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा सुनील इधर आइए, दीवार के खड़े रहिए। मैं देखा तो मेरे इतना ही। फिर सचिन तेंदुलकर को मैंने कहा मेरे बाजू में खड़े रहो, तो वो भी इतना ही। फिर तेरा हाथ दिखा तो मेरे से भी छोटा। तो मैंने कहा यार तुम इतने अच्छे स्ट्रोक मारते हो, ये करते हो, तुम्हारे में तो कोई ताकत ही नहीं। कोई लॉयड और रिचर्ड जैसे तुम मजबूत भी नहीं हो। और वो बड़े बड़े प्लेयर को उनने धुलाई की। तो उन्होंने कहा देखिए नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल्ड, कौशल्य का गेम है। तो वैसे हर क्षेत्र में हम लोग जो कॉमन मैन सोचते हैं, पहले मुझे लगता था कि जो व्यायाम करेगा, जो बहुत अच्छे मसल करेगा, वो अच्छा बैट्समैन बनेगा, अच्छा बॉलर बनेगा। पर दुर्भाग्य से ऐसा है कि जो कोई बहुत छोटा सा रहता है, पर वो आपको याद होगा एक चंद्रशेखर नाम के बॉलर थे। जी जी बिल्कुल, बी चंद्रशेखर, उसको पोलियो हुआ था। हाँ। वो गुगली डालता था, उसी वजह से तो अजीत वाडेकर कैप्टन थे और लॉर्ड्स पे मैच हुई थी। तो ये चंद्रशेखर ने 6 विकेट निकाली 71 में। वो मैच कभी आप देखो तो वो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, वो बॉल उधर डालता था, वो उधर बैट लगे थे, बॉल इधर पलट जाता था, गुगली डालते थे। उसने 6 विकेट निकाले। तो कहीं ना कहीं जीवन ये कौशल्य का, परिश्रम का और एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए अनुभव और मेहनत का ये गेम है। इसमें जो जो अपने क्षेत्र में जितने डेडिकेशन से काम करता है और उस कला को, स्किल को आत्मसात करता है, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है और वो बड़ा बनता है। आप क्या करते थे क्रिकेट में? मैं बैट्समैन था। बैट्समैन, ओपनिंग? नहीं, मैं वन डाउन जाता था। अच्छा, मेरी गलती यही होती थी कि मैं पहले बॉल से धुलाई करने की शुरुआत करता था। आपको याद है एक संदीप पाटिल करके क्रिकेट? जी बिल्कुल, हमारे साथ हैं, इसमें न्यूज़ 18 में ही है। अभी वो मुझे बड़े पसंद रहते थे। जिस जगह आवाज लगा उस तरफ छक्का मारते थे। और एक गुजर गया अभी, ये शायद मुझे लगता है बहुत एज, सलीम दुरानी। सलीम दुरानी। तो मैं उनका बड़ा, वो राजस्थान से खेलते थे, हरमन सिंह कैप्टन रहते थे।
और हमारे यहाँ VCA के ग्राउंड पर मैच होती थी, वो ऑन डिमांड छक्के मारते हाँ, तो मैं चवन्नी पे टिकट निकालता था ग्राउंड पर। अच्छा। और एक 50-100 लड़के जाते थे और धूप में बैठते थे दिन भर, 4 आने में टिकट रहता था, डब्बा वगैरह लेके जाते थे। और हम जैसे सलीम दुरानी आए खूब चिल्लाते थे छक्का, तो बराबर जहाँ से आवाज आता था उधर मारते थे। 40 रन निकालते थे पर 4 छक्के मार के जाते थे। उस वक्त T20 नहीं था, नहीं तो आज बहुत बड़े प्लेयर होते। देखो ये T20 जैसा ही लाइफ होना चाहिए। अच्छा। एक बापू नाडकर्णी करके प्लेयर थे, हाँ, बहुत पुरानी इतिहास। हाँ, वो 8-8 घंटे खेलते थे, रन नहीं निकालते थे, बट विकेट कोई नहीं लेता। विकेट नहीं, वो मेडन जिंदगी, एक डायलॉग आया है कि जिंदगी छोटी हुई तो चलेगी, पर जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जो कुछ करके दिखाना चाहिए। तो ये वनडे क्रिकेट का जो मंत्र था, वो हमारे यहाँ लोकमान्य तिलक जी ने कहा है कि एखादा व्यक्ति कितने साल तक जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो जीवन उसने कैसे व्यतीत किया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि खुशी के साथ वनडे क्रिकेट जैसा आनंद के साथ जीवन जीना, आपको अभी वेस्टर्न कंट्रीज में एक नया कंसेप्ट आया है, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। फिर उसका आया डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, और यूनो में इसके ऊपर चर्चा हुई। मैं ये मानता हूँ ये सबसे पहला मुद्दा है कि हर व्यक्ति के जीवन में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स क्या है, और ये बात हर परिवार ने ढूंढनी चाहिए। जब गरीब थे तब खुशी थी, जब धनवान बने, बंगला बना, मर्सिडीज गाड़ी आई, घर में कलह हुआ, झगड़े हुए, विवाद हुए और खुशी चली गई। तो खुशी किस में है, समाधान किस में है, आनंद किस में, इसको ढूंढकर उसके साथ जीवन व्यतीत करना, दैट इज टू बी वन ऑफ द सक्सेस ऑफ द लाइफ। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आपको कभी फिर इस तरह के लक्ष्य नहीं रहे कि ये पद पाना है, वो पद पाना है? सर ये बिल्कुल मेरे पर विश्वास रखिए। मैं दिल्ली में कभी नहीं आता था, और उस समय रात को एयर इंडिया के, मैं जब महाराष्ट्र के असेंबली में था तो मैं पहली बार दिल्ली आता था, तो मैं रात को 1 बजे वो टिकट सस्ता मिलता था, तो मैं एयर इंडिया के फ्लाइट से मुंबई चला जाता। मुझे शहर पसंद नहीं था, और क्यों नहीं था, तो क्योंकि वहाँ कहीं भी रात को होटल में जाए तो पनीर और उसके सिवा कोई मिलता नहीं था, तो मैं बोलता था मुंबई चला जाता था। अब मैं बीजेपी का अध्यक्ष बना तो बहुत ठंड के दिन थे, और मैं एक हाफ स्वेटर में, हाफ शर्ट में आया, और सुबह 10:30 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीजेपी कार्यालय में पहली। और जब मैं गया कार्यालय में तो ये पीयूष जी मेरे साथ थे उस दिन, और अपने रविशंकर प्रसाद थे, सब कोट पहन के थे। तो उन्होंने कहा इतनी ठंड आप कोट पहनो, बोला मेरे पास कोट ही नहीं है। तो फिर मैं गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब, क्योंकि उस समय टेम्परेचर 12-13 डिग्री होगा, खूब ठंड थी। तो फिर वो हमारे इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो मेरे जैसे ही मोटा था उस समय, तो उसका कोट निकाल कर मैंने पहना और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। और शाम को कैनॉट प्लेस में पीयूष और हम सब लोग गए, और फिर मैंने वो कोट सिलाए, पहली बार कपड़ा लिया और सिलाई के लिए डाले। तो मैं इस शहर में, मुझे कुछ पता ही नहीं था, ना मुझे रोड मालूम, ना लोग मालूम। मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट करके आया तो कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो होना है वो होता है। तो गीता सार जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप एक काम करो, आप कर्मण्ये वाधिकारे से माँ फलेषु कदाचन, आप काम करते रहो, और काम करने के साथ जनता की अदालत में आप काम करोगे, लोग न्याय देते हैं, और मेरा इस पर विश्वास है। काम करते रहना चाहिए, और धीरे धीरे लोगों के आशीर्वाद मिलते रहते हैं, सपोर्ट मिलता है। मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। अभी मैंने बीच में कहा था, उसका गलत अर्थ लोगों ने निकाला, कुछ उल्टा लिखा। मैंने कहा मैं अगले चुनाव में अगर खड़ा रहूँगा तो मैं पोस्टर बैनर नहीं लगाऊंगा, मैं जनता के हर जगह जाकर उनका आशीर्वाद लूँगा, और मैंने किए हुए काम का सोशल मीडिया का उपयोग करके उनको बताऊँगा। मैं कोई पार्टी नहीं दूंगा, कोई नाश्ता चाय पानी नहीं करूँगा। जनता को उचित लगे तो मुझे वोट दे, नहीं तो ना दे। मैं अपने काम के ऊपर केवल लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जाऊँगा। मुझे कभी कभी लगता है कि लोग बहुत होशियार हैं। आपको पता होगा कि 77 के चुनाव में जब इंदिरा जी ने चुनाव घोषित किया तो जॉर्ज फर्नांडिस और बहुत बड़े बड़े नेता ये कहते थे कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बहिष्कार करो। वो कहते थे हम थोड़ी जीतने वाले हैं, हम जीतने वाले नहीं हैं तो चुनाव क्यों लड़ना।
तो अडवाणी जी और अटल जी जैसे कुछ लोगों ने उनको सबको बताया कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमको जनता के पास जाने का मौका मिलेगा, हम अपनी बात तो कह सकेंगे, ठीक है हारना है तो हारेंगे। जो पार्टी भी नहीं बनी उस पार्टी ने चुनाव जीता और इंदिरा जी चुनाव हार गई, रायबरेली, अमेठी और पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और जनता पार्टी जीत गई। तो जनता ये इतनी होशियार है और अपने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इशू के आधार पर अपने राजनीतिक मतों को तय करने की काबिल है।